नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आज हम बात करेंगे पार्ट ए में पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के बारे में। ये सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी है क्योंकि पार्ट ए सभी को आएगा। इसके साथ साथ 120 आपके सब्जेक्ट वाइज प्रश्न अलग से पूछे जाएंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसके पहले मैं आपको 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सभी अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना या आराम से विचार करना। तो यहाँ पर पहले इनने पानी भी पी लिया, उसके बाद उनसे घर पूछ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि काम निकलने के बाद सोचना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो यहाँ पर इसमें से बताना हमें गलती कहाँ पर है। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है बुरा से बुरा, तो यहाँ पर ये वर्ड गलत है। यहाँ पर होता है बुरे से बुरा आदमी। बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। क्लियर है। तो यहाँ पर पहले पार्ट में गलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो पहले तो आपको व्यर्थ का संधि विग्रह पता होना चाहिए। व्यर्थ का संधि विग्रह क्या होता है, बी धन अर्थ। अगर हम बात करें कि व्यर्थ में कौन सी संधि होती है, तो इसमें होती है आपकी यण संधि। क्लियर है। अब यहाँ पर कौन से वर्णों की संधि हुई है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर वी, इसमें ई है, अर्थ में क्या है आपका आ है, तो ई और आ की यहाँ पर संधि हुई है, यानी कि पहला वाला इसका आंसर होगा। और यण संधि है, इसमें इसका ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयुग्वाह, अंतस्थ या फिर अकारात। तो इनको हम क्या कहते हैं, जिनके अंत में आ आता है इनको कहते हैं अकारात। क्लियर है। कोई भी शब्द जिसको बोलते समय आप लास्ट में आ का उच्चारण करते हैं, जैसे अगर हम बात करें लता, तो इसमें लास्ट में आप देखेंगे आ शब्द आएगा। क्लियर है। तो अंत में जहां भी आ आता है उसको हम क्या कहते हैं, अकारात कहते हैं। ऐसे तमाम शब्द होते हैं आपके, रमा है, बाला है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में आ आएगा। तो जहां पर लास्ट में आ आता है वहां पर कौन सा होगा आपका, अकारात होता है। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो पहले तो स्वागतम का संधि विग्रह आपको पता होना चाहिए। इसका संधि विग्रह होता है सुधन आगतम। क्लियर है। इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपको 4 संधियाँ दी गई हैं। अब देखिए संधियों से प्रश्न आपके 100% पूछे जाएंगे। इसमें है आपकी यण स्वर संधि। क्लियर है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, संधियों के बारे में पढ़कर जाएं, इसमें से प्रश्न आपके बिल्कुल बनेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त तो उपसर्ग है। तो चिरायु में कौन सा उपसर्ग लगा है हमें ये बताना है। उपसर्ग कौन सा होता है, जो आपका आगे लगता है। क्लियर है। प्रत्यय आपका पीछे लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चिरायु के शब्द को अगर हम अलग अलग करके लिखें तो इसका मतलब होता है चिर धन आयु। क्लियर है। चिर धन आयु, तो चिर इसमें क्या है आपका, उपसर्ग है, तो बी नंबर का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है। तो मृगनयनी का समास यहाँ पर हमें बताना है कौन सा है। तो पहले तो आपको मृगनयनी का समास विग्रह पता होना चाहिए। इसका समास विग्रह क्या होता है, मृग के समान नयन। मृग के समान जिनके नयन होते हैं उनको हम बोलते हैं मृगनयनी। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें है आपका कर्मधारय समास। क्लियर है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ, कृपा पात्र, उपकारी या फिर सुपात्र। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो उपकारों को मानता है उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमें वन वर्ड चूज करना है, दैट विच इज अनलॉफुल, यानी कि जो नियम के हिसाब से नहीं है उसको हम क्या कहते हैं। पहला है लीगल। लीगल का मतलब होता है नियम के हिसाब से होना। दूसरा है कोर्ट। कोर्ट का मतलब आप जानते हैं। अगला है बेल। बेल का मतलब होता है जमानत देना। क्लियर है। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, बेल का मतलब होता है जमानत। इलेक्ट का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है अवैध, यानी कि जो लॉ के या फिर नियम के खिलाफ है, नियम के हिसाब से नहीं है। क्लियर है। तो इलेक्ट इसका आंसर होगा डी नंबर का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको बेस्ट मीनिंग वर्ड बताना है, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है। क्या होगा शब्द यहाँ पर डायलेट। इसका मतलब क्या होता है पहले आप ये समझें। इसका मतलब होता है फैलाना या फिर विस्तार करना, चौड़ा करना। क्लियर है। चौड़ा करना। अगले शब्द यहाँ पर दिए गए हैं आपको, स्पिन। स्पिन का मतलब होता है घुमाना। बीकन का मतलब होता है कमजोर। क्लियर है। बाइडन का मतलब होता है चौड़ा करना। क्लियर है, या फैलाना। अगला है यहाँ पर पुश। इसका मतलब होता है दबाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सेम मीनिंग वर्ड बताना है। तो बाइडन सी वाला शब्द है जिसका मतलब सेम है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
आपको एक्टिव पैसिव यहाँ पर चूज करना है। वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, तो इसमें सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आगे आएगा, द एक्सरसाइज इसमें ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं इन 3 में द एक्सरसाइज आगे आया है। अगर हम बात करें अगले शब्द की, तो पहले आप ये देखें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है जो आपको सेंटेंस दिया गया है, यानी कि किस टेंस में है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैव आपकी। हैव किसके अकॉर्डिंग आई है? बी के अकॉर्डिंग, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आपकी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? हैड नहीं होगा, इज नहीं होगा, क्लियर है, हैज आ जाएगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला वाला तो है नहीं है, और लास्ट के 2 भी आपके गलत हो जाते हैं। तो बी वाला आप टिक कर सकते हैं। लेकिन आगे अगर आप देखें कि इसके बाद आपका ऑलरेडी शब्द है तो ऑलरेडी आएगा, और यहाँ पर बीन आता है। जब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसमें बीन लग जाता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन आएगा, और बी चला जाएगा बाद में, बाई अस हो जाएगा, क्लियर है। तो बी नंबर का इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है। सुपरसिलियस एक वर्ड लिखा हुआ है, तो पहले तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है घमंडी टाइप की, क्लियर है। तो यहाँ पर स्पेलिंग कौन सी सही होती है? इसकी स्पेलिंग होती है SUPERCILIOUS, क्लियर है। इनमें से कौन से ऑप्शन में है आप यहाँ देख सकते हैं। पहला वाला ऐसा सेम लिखा हुआ है, तो पहला वाला इसका आंसर होगा। इसका मतलब होता है घमंडी, क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है फिल अप द ब्लैंक। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। द वर्कर यूज्ड ब्लैंक टू पैच अप द होल इन द वॉल। तो वॉल के जो होल होते हैं उनको पैचअप करने के लिए वर्कर क्या करते हैं? सैंड लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, सॉइल लगाते हैं, या फिर ग्रास लगाते हैं। तो इसमें सीमेंट का यूज किया जाता है, क्लियर है। तो इसका आंसर होगा बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? नायोगा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अक्सर कर पर्यावरण से ईडब्ल्यूएस से प्रश्न जब आपके आते हैं तो इस पर प्रश्न आपका अक्सर पूछा जाता है। तो ये कौन से प्रोटोकॉल में घोषणा हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड ओजोन डे, जिसको यहाँ पर हम विश्व ओजोन दिवस भी बोलते हैं, ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में हुई थी, क्लियर है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपका? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसकी घोषणा हुई थी सन 1987 को। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? श्यानता से, पृष्ठ तनाव से, प्रत्यास्था से, या फिर गुरुत्व से? तो ये किससे होता है आपका? पृष्ठ तनाव से, क्लियर है। सरफेस टेंशन जो होती है उससे आपका क्या होता है? गोल बूंद हो जाती है, जो पानी की बूंद होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्योहारों पर अक्सर प्रश्न देखने मिलते हैं। तो ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? ये नागालैंड का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, और ये नागालैंड में आपका मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इसमें आपको अगला वर्ड यहाँ पर बताना है क्या आएगा। 8 से पहले 13 बना है, यानी कि 5 प्लस हो गया है। 13 से 10 हो गया, यानी कि 3 माइनस हो गया। फिर 5 प्लस है, फिर 3 माइनस है, यानी कि 5 प्लस 3 माइनस, 5 प्लस 3 माइनस की सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 प्लस है, 3 माइनस है, तो अगला क्या हो जाएगा आपको? 5 प्लस, यानी कि 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 19। तो ए नंबर का यहाँ पर आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया 100 रुपये में बेचने पर। बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य दिया है, क्लियर है। विक्रय मूल्य आपका कितना है? 100 रुपये। अब अगर हम बात करें लाभ की, तो लाभ कितना है आपका? लाभ है यहाँ पर आपका 20 रुपये का, क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि लाभ की गणना आप कैसे करेंगे, या लाभ की गणना हम किस पर करते हैं, तो लाभ की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर, क्लियर है। जब तक कि आपको विक्रय मूल्य ना बोला जाए, क्योंकि जितने में आप खरीदेंगे उसी खरीद के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने का लाभ हुआ है या कितने का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आपने 100 रुपये में बेचा और 20 का आपको फायदा हो गया। तो अगर हम बात करें क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य में आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करेंगे, तो 80 रुपये आपको क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य, क्लियर है। यानी कि 80 रुपये में आपने खरीदा था, 20 रुपये का लाभ हुआ, तो 100 रुपये का आपने बेच दिया, क्लियर है। अब 20 का लाभ है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना आपको, तो इसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बटे 80 हो जाएगा, इंटू 100 करके आप इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये कटेगा 4 बार, और 4 से कट जाएगा 100, 25 बार। तो 25% का यहाँ पर लाभ होगा, बी नंबर का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो पहले 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 12 किलोमीटर चला है।
वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर से यहाँ पर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर। बाईं ओर मतलब इस तरफ। और कितना चलता है? 5 चलता है। तो वह अपने घर से किस दूरी पर है और किस दिशा में है? तो सबसे पहले यहाँ से वो चलना शुरू किया था, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, ये ऊपर का 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा और 5 यहाँ पर ये चला है, तो टोटल कितना हो गया? 17 हो गया। और 12 यहाँ गया था और 12 यहाँ नीचे आ गया, तो बिल्कुल सेम इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि कौन सी दिशा होगी यहाँ पर? पूर्व में। क्लियर है? तो 17 किलोमीटर वो अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में स्थित है, तो सी नंबर का आंसर होगा 17 किलोमीटर पूर्व में। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में 12 दर्जन आम हैं, यदि ऐसे 43 बॉक्स हैं तो सभी बॉक्सों में कुल कितने आम हैं? एक बॉक्स में 12 दर्जन आम है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें एक बॉक्स की, तो यहाँ पर 12 दर्जन आम हैं, तो 12 दर्जन में टोटल आम कितने होंगे? 12 × 12। अब ऐसे आपके पास 43 बॉक्स हैं, तो इनमें कितने आम हो जाएंगे आपके? 12 × 12 × 43। इसका गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट अंक देख सकते हैं, 2 × 2 4 होगा, 4 × 3 12। 12 का मतलब लास्ट में 2 आएगा, तो सी नंबर में लास्ट में 2 है, तो ये आपका आंसर होगा। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, सी नंबर का आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बालक के विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। बालक के विकास का मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। बालक के विकास का मापन गुणात्मक होता है। तो इनमें से कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। क्लियर है? तो इसमें से कौन सा है? अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है, ये वाला यहाँ पर आपका गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसने दिया था? ये दिया था आपका क्रो एंड क्रो ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे अक्सर कर कथन आपसे पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है अभिवृद्धि, विकास, अभिवृद्धि और विकास, यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो गुणात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विकास। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्मक्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्ण समस्याओं का समाधान करना, उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, क्योंकि अगर निम्न औसतीय होंगे तो प्रभावशाली बच्चे नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसका बी वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। आकलन का मतलब होता है उनका टेस्ट लेना, जो उनको आपने पढ़ाया है उसका परीक्षण करना। क्लियर है? तो ये शिक्षण के साथ अंतर्निहित होना चाहिए, और अंतर्निहित प्रक्रिया होती है, जैसे जैसे आप पढ़ाते जाएंगे उसके साथ साथ आपको आकलन भी करना जरूरी है। तो यहाँ पर पहला वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सम्यगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो इसमें से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, अपसारी चिंतन। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या आशय है? जैविकीय विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं, एक ही व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो इसमें से क्या होता है? जैविकीय विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। क्लियर है? इसका मतलब होता है, तो पहला वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर कर आपको प्रश्न एग्जाम में देखने मिलेगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, या 2 से 3 वर्ष तक, या फिर जन्म से 1 वर्ष तक। तो ये कब से कब तक होती है आपकी? जन्म से 2 वर्ष तक। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ साथ शनै शनै कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक जाती है। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। क्लियर है? क्योंकि सभी प्राणी अपने स्तर से सीखने का प्रयास करते हैं और अपने स्तर से ही सीखते हैं, तो ये सभी में पाई जाती है। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के टॉप 30 प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं, और इसके अलावा बाकी जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में देखने मिल सकते हैं।
एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो उनको भी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।